बच्चों हम हमारे 4 नंबर का जो अध्याय है उसका अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं और इस अध्याय का जो हमने पहला भाग पढ़ा उसमें हमने जाना कि लोकतांत्रिक सरकार की जो लापरवाहियां होती हैं उसके तहत साउथ अफ्रीका में यानी दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद किस तरीके से फैला हुआ था और सरकार के द्वारा किस तरीके से वहाँ के लोगों को रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसमें हमने हेक्टर पीटरसन की कहानी पढ़ी कि हेक्टर पीटरसन को सिर्फ अपनी भाषा बोलने के कारण ही उसे श्वेत लोगों के द्वारा अफ्रीकांस भाषा के दबाव से वहाँ पर जो झगड़ा हुआ, एक विरोध करने पर उसे गोली मारकर पुलिस की गोली लगने से उसकी हत्या हो गई थी। तो इस पूरे घटनाक्रम से हमने ये जाना कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से रंग भेद की नीति को समाप्त किया गया और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज हम जो ये भाग पढ़ेंगे बच्चों, ये हमारे लोकतांत्रिक शासन के जो मुख्य तत्व हैं उनसे संबंधित है और उनमें जो हम पढ़ेंगे वो होगा जनता की भागीदारी। यानी कि मुख्य तत्व पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व होते कौन कौन से, यानी कि कौन कौन सी ऐसी उसके अंतर्गत चीजें आती हैं। तो सबसे इन मुख्य तत्वों में बच्चों सबसे पहली जो बात आती है वो होती है जनता की भागीदारी। ठीक है, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। दूसरा है विवादों का समाधान, यानी कि लोकतंत्र अपने समाज में, अपने देश में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समाधान कैसे करता है। और तीसरा होता है सामाजिक और न्याय की समानता और न्याय की स्थापना। ये ऐसे 3 मुख्य बिंदु हैं जो कि हमारे लोकतंत्र के मुख्य तत्व के रूप में माने जाते हैं। इसमें आज के जो हमारा पूरा भाग है वो जनता की भागीदारी से संबंधित है, यानी कि आज के इस भाग के तहत हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता की भागीदारी सरकार में कैसे होती है। सबसे पहले तो सरकार का जो चयन किया जाता है वो लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी कि सरकार के चयन में लोगों की भागीदारी होती है। सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं सरकार के द्वारा आम जनता के लिए, उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए भी लोगों की भागीदारी होती है। समीक्षा का मतलब यानी कि कौन से जो कार्य हैं वो जनता के हित में थे और कौन से कार्य हित में नहीं थे, ऐसी समीक्षा करना। यानी कि जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी कार्य किए जा रहे हैं लोगों के लिए, यानी लोगों के सुविधाएं प्रदान कर लेके लोगों की आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए वो कार्य कितने कारगर रहे, उनको कितने उद्देश्य उनके पूरे हुए, ये पूरी समीक्षा करना कभी किसका काम है? लोगों का, यानी कि लोग इसमें भागीदारी निभाते हैं। आलोचना करना, यानी कि कई बार क्या होता है कि सरकार के कार्यों की आलोचना की जाती है। आलोचना कई प्रकार से की जाती है, संसद में या जो विधायिका होती है उसमें आलोचना की जाती है। साथ ही अखबारों के माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से भी लोग अपनी बात रखते हैं, वो भी आलोचना का ही एक हिस्सा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा भेदभाव हो जाता है या अधिकारों का हनन हो जाता है, तो ऐसे में जनता इकट्ठी होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर देती है, धरने पे बैठ जाती है या फिर जनसभाएं की जाती हैं। तो इस तरीके से भी सरकार में लोगों की भागीदारी बनती है। और अंत में हम देख सकते हैं कि जो मीडिया होता है, यानी कि जो भी अखबार हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है, इनके ऊपर भी पत्रकारों के द्वारा लगातार हमारे समाज के जो मुद्दे होते हैं, लोगों की बात होती है, वो सरकार तक पहुंचाई जाती है और सरकार की जो बातें होती हैं, जो भी नीतियां होती हैं, उनसे लोगों को जागरूक किया जाता है। तो मीडिया भी हमारी जनता की भागीदारी को बढ़ाता है। तो आज हम इन्हीं सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे कि सरकार में, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में आम जनता की भागीदारी किस प्रकार से होती है। अब हम देख लेते हैं जनता की भागीदारी का जो पहला उदाहरण है, यानी सरकार को चुनना, यानी सरकार की किस प्रकार से लोग सरकार को अपने अनुसार चुनते हैं। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, हमने जाना कि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, यानी कि जनता का शासन होता है, जिसमें हमने ये एक परिभाषा देखी कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो भाई ये जनता के द्वारा कैसे होता है, सरकार किस तरीके से चुनी जाती है, उसको हम यहाँ पर एक जो फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखो बच्चों, लोकतंत्र में लोग जो निर्णय लेते हैं, ये बात कही जाती है कि जितने भी निर्णय होते हैं वो लोगों के होते हैं। लेकिन आप समझिए, हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, तो सभी लोग
हमारे लिए निर्णय किस तरीके से ले सकते हैं, ये बात तो हमें समझ में नहीं आती। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। हमने बात की थी प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि सत्ता में जाते हैं और वो हमारे लिए निर्णय लेते हैं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का ही निर्णय होता है। तो ये किस तरीके से होता है भाई, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है, प्रत्यक्ष रूप का तो मतलब सीधे जनता जब कोई निर्णय ले, और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जब किसी दूसरे के द्वारा निर्णय लिया जाए। तो ये निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके लिए बच्चों मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण ले सकती हूँ। मान लो आपको अपने कक्षा अध्यापक को कोई चीज़ देनी है, कोई पेन देना है, कोई गिफ्ट देना है। एक तो आप सीधे खड़े होकर अपने अध्यापक को चीज़ें दे दो कि ये लो सर, ये लो मैडम, आपके लिए मैं किताब लाया हूँ। तो ये प्रत्यक्ष रूप से आपने दे दी, यानी कि आप उठे और सीधे अपने अध्यापक के पास गए और उनको वो चीज़ प्रदान कर दी। तो ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा, जब आप खुद न जाके अपने पड़ोस के जो सहपाठी है उसको वो चीज़ दें और वह पड़ोस का साथी किसी दूसरे को दे और फिर वह जो बच्चा है वो ले जाके अपने आपके अध्यापक को वो किताब पकड़ाए। ठीक है, तो ये आपने प्रत्यक्ष नहीं दिया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आपने वो किताब अपने अध्यापक को पकड़ाई है। यही एक उदाहरण है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का हमारे सरकार में भी। प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जब जनता सीधे किसी व्यक्ति को चुन लेती है, सीधे किसी व्यक्ति को वोट देती है, वह प्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जब दूसरों के माध्यम से, यानी अपने जो वोट है किसी दूसरे को दिया, उस वोट से वो प्रतिनिधि चुना गया और वो ही प्रतिनिधि फिर जाके व्यवस्थापिका में गया, वहाँ पर जाके वो निर्णय लेता है। तो ये अप्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। आप सभी ने चुनाव देखे होंगे, अपने जो भी सरपंच के चुनाव है या फिर आपके विधायक के चुनाव है, सांसद के चुनाव है। तो उन चुनावों में क्या होता है कि जो लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं या 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिन्हें हम वयस्क कहते हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं, मतदान करते हैं। मतदान मतलब वोट डाल के आते हैं। आपने देखा होगा उन सभी के पास में एक वोटर आईडी बनी होती है, जो वोट मतदान परिचय पत्र जिसको बोलते हैं, उस वोटर आईडी के आधार पर वो मत डाल के आते हैं। जब वो मतदान देते हैं, जिसको सबसे अधिक मतदान मिलता है वह व्यक्ति विजयी हो जाता है, वह जीत जाता है। और वह किसका प्रतिनिधि कहलाता है, जनता का। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता ने उसी को पसंद किया है। क्योंकि पसंद किया जब तो सबने वोट डाला उसके लिए, तो सबसे ज़्यादा जब उसको पसंद किया है तो वह जनता का प्रतिनिधि कहलाता है। वह जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जब उसको चुन लिया जाता है तो वह प्रतिनिधि कहाँ जाता है, सरकार के अंतर्गत जाता है। यानी सरकार में कैसे, वो जो भी व्यवस्थापिका होती है उसका सदस्य बन जाता है और उसके द्वारा फिर वह सत्ता में आता है। तो प्रतिनिधियों की जो ये सत्ता बनती है, प्रतिनिधियों की जो सरकार बनती है, फिर ये लोगों के हितों के लिए निर्णय लेती है। ठीक है, तो ये लोगों के हितों के लिए जब निर्णय लेती है तो इसमें क्या हुआ कि निर्णय किसका माना जाएगा, लोगों का माना जाएगा, आम जनता का माना जाएगा। लेकिन यह निर्णय प्रत्यक्ष ना होकर कैसे है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जनता पूरे जो भी जनता के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से लिए जाते हैं। और वो किसके माध्यम से लिए जाते हैं, सरकार के माध्यम से। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये इस बात को स्पष्ट करती है कि लोकतंत्र में आम लोगों की भागीदारी होती है। आप समझ रहे हैं किस तरीके से आम लोगों की भागीदारी होती है, इस डायग्राम से आप भली भांति समझ सकते हैं। सबसे पहले लोगों ने चुनाव के माध्यम से अपने मतदान दिए, मतदान से उन्होंने प्रतिनिधियों को चुना, प्रतिनिधि सरकार में गए और सरकार के द्वारा निर्णय लिए गए। तो इस तरीके से आम जनता की सरकार में भागीदारी बनती है। ये जो तत्व है ये बच्चों लोकतंत्र के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि लोकतंत्र, हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाता है जब वहाँ की सभी जनता लोकतंत्र में हिस्सा ले, सरकार में हिस्सा ले। और यह हिस्सा किसके माध्यम से लिया जा सकता है, सरकार के चयन में सभी लोगों के द्वारा मतदान करना जरूरी होता है, तभी लोकतंत्र को सफल माना जा सकता है।
अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा जनता की तरफ से निर्णय लिए जाता है, जिसमें सदैव जनता के हितों को, जनता की जरूरतों को और जनता की मांगों को ध्यान में रखा जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो निर्णय लेने के लिए सरकार बनी होती है लोकतंत्र में, यह सरकार कितने दिनों तक निर्णय ले सकती है, कितने दिनों तक कार्य कर सकती है। ऐसा होता है बच्चों कई बार कि सरकार को चुन लिया जाता है, सत्ता में जो नेता आ जाते हैं वो कई बार जनता के हितों का कार्य नहीं करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, अपने भले के लिए ही कार्य करते रहते हैं, आम जनता की अवहेलना कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको अगली बार जब सरकार का चुनाव होता है तो उन्हें उस चुनाव के अंदर हार माननी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जनता उनको पसंद नहीं करती, क्योंकि जब पहले उनको देख लिया होता है कि भाई इन्होंने तो कुछ भी काम नहीं किया, तो उनको अगली बार वोट नहीं डालते और वोट न मिलने के कारण वो अगली बार हार जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार होती है, जो भी हमारे सरकार के समय होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल का निश्चित समय रखना क्यों आवश्यक हुआ? क्योंकि इस समय के कारण ही हम जो सरकार होती है उसको अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। तो इसकी समावधि कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है, यानी कि निश्चित होती है। 5 वर्ष के पश्चात दूसरी सरकार आ जाती है और उस सरकार का अगर पहली वाली सरकार पुनः आती है, इसका मतलब ये है कि सरकार बार बार तभी आएगी जब लोग बार बार उस सरकार का चुनाव करेंगे, यानी कि लोग बार बार उन्हीं को जिताएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो सरकार का जो समय होता है वो 5 वर्ष का होता है। और चुनाव की घड़ी वो घड़ी होती है जब जनता लोकतंत्र की जनार्दन होती है। आपने देखा होगा चुनावों के समय बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो भी आम जनता के बिल्कुल पैरों में पड़ के वोट मांगते हैं, घरों में आ के वोट मांगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों जो मतदान का समय होता है, चुनावों का समय होता है, उस समय सभी नेता जो होते हैं वो जनता के बिल्कुल अधीन होते हैं और उस वक्त जनता ही जनार्दन होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जनता ने अगर वोट दिया तभी उनको ये सीट मिल पाएगी। तो चुनावों के समय जनता जनार्दन होती है। नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। हम हर 5 वर्ष के अंदर चुनाव होते रहेंगे तो नई सरकारें आती रहेंगी, उससे क्या होगा, लोकतंत्र जो सही प्रकार से चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र में किस तरीके से लोग अन्य तरीकों से भी भाग लेते हैं। वो अन्य तरीके कौन कौन से हैं? एक तो हो गया सरकार को चुनना, जो हमने बात कर ली। अब अन्य तरीकों में क्या होता है? आलोचना करना। फिर हस्ताक्षर अभियान, कई ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिनमें हस्ताक्षर करके लोग अपना मत बताते हैं। आंदोलन द्वारा, यानी कि कई बार ऐसा होता है अधिकारों का हनन हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आंदोलन किया जाता है। हड़ताल की जाती है। आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से सरकार के विरोध में लोग हड़ताल करते हैं। हड़ताल करने का मतलब क्या होता है कि जो भी काम चल रहा है, जो भी काम किया जाता है उसको रोक दिया जाता है कि हम बिल्कुल ये कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी, तो उसे हड़ताल कहते हैं। तो लोग हड़ताल करते हैं, जुलूस निकालते हैं। जब कोई कार्य उन्हें पसंद नहीं आता या सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो लोग इकट्ठे होकर झंडे लेकर जुलूस निकालते हैं ताकि सरकार पर दबाव बन सके और सरकार उनकी मांगों को मान सके। तो इससे भी जनता की भागीदारी लोकतंत्र में बन जाती है। धरना देना, धरना देना क्या होता है? मान लो किसी मंत्री ने कोई कार्य नहीं किया, मान लो सरपंच ने काम नहीं किया हमारे गांव में, तो लोग इकट्ठे होके सरपंच के घर के सामने या फिर पंचायत के सामने या फिर उस मंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और वो काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं। इसको बोलते हैं धरना देना। तो इस धरने से, वहाँ पे बैठे रहने से भी वो जो भी अधिकारी है या जो नेता है उसके ऊपर दबाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि मीडिया उस बात को उछाल देती है, लोगों तक ये बात पहुंच जाती है कि इस नेता ने या इस अधिकारी ने या इस सरपंच ने ये गलतियां की हैं, ये काम नहीं किए हैं, लोगों की मांग ये है, इन मांगों को पूरा नहीं किया है। तो जब ये बात सब लोगों तक पहुंच जाती है तो उससे उस नेता पे या उस अधिकारी पे दबाव पड़ता है और वह अपने पद को बचाने के लिए क्या करता है? उन लोगों की मांग मानता है, लोगों की बातें सुनता है। तो इस तरीके से ये कई सारे ऐसे तरीके हैं बच्चों जिनसे जनता
सरकार में भागीदारी निभाती है, लोकतंत्र में भागीदारी निभाती है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि वो क्या होती है। आलोचना करने से भागीदारी होती है, हस्ताक्षर अभियान चलाए जाते हैं, आंदोलन किया जाता है, हड़ताल की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं और धरना दिया जाता है। तो ये अन्य तरीके हैं जो लोकतंत्र के लिए जरूरी होते हैं, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को स्थापित करने के लिए। यहाँ पर इन तरीकों द्वारा जनता सरकार की गलत बातों और ऐसे मुद्दे जो न्याय संगत नहीं है को सामने लाती है। जनता के द्वारा सरकार के जो भी गलत तरीके हैं, जो अन्यायपूर्ण तरीके हैं, उनको सामने लाया जाता है, यानी कि एक तरीके से जागरूकता आती है इससे। इसमें मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया कौन होती है बच्चों? मीडिया के अंतर्गत वो सभी उपकरण या वो सभी लोग आते हैं जो हमें सूचनाएं देते हैं, जो हमें जागरूक बनाते हैं। अब सूचनाएं हमें किस किस से मिलती हैं भाई? अखबारों से मिलती हैं, अखबार वाले अखबार छापते हैं तो वो मीडिया कहलाएगा। टीवी वाले हैं, ये टीवी है, टीवी वाले हैं, वो भी हमें क्या देते हैं? सूचनाएं देते हैं समाज की, तो वो भी मीडिया कहलाएगा। यानी कि जो सरकार और जनता के बीच का कार्य करते हैं, यानी कि सरकार की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाते हैं, वो सभी लोग और सभी साधन मीडिया कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है? अखबार आते हैं, और क्या आते हैं? टेलीविजन आता है और रेडियो आता है। इसके अलावा भी और जैसे इंटरनेट में है, ट्विटर है या सोशल मीडिया है, ऐसे बहुत सारे ये उपकरण और ऐसे लोग होते हैं जो मीडिया का कार्य करते हैं। तो इसमें मीडिया की बहुत भूमिका होती है लोगों की भागीदारी के लिए। क्या भूमिका होती है भाई? अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो आदि भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने कभी टेलीविजन में न्यूज़ देखी हो तो उसमें कई बार बहस चलती रहती है। दो लोग बैठे रहते हैं और वह जो भी सरकार की कोई नीति होती है, कोई कार्य होते हैं, उस पर आपस में बातें करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं और बहुत सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं उठाई जाती हैं, जिससे सभी लोगों को जागरूकता होती है, यानी कि सभी लोग उसके बारे में जान जाते हैं कि ये कार्य सही है या गलत है। तो इस तरीके से मीडिया की भी भूमिका बहुत अधिक होती है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। ये बातें समझ में आ गई कि लोकतंत्र के कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे लोग, जनता जो होती है सरकार में भागीदारी निभाती है। उसमें हमने जाना सरकार का चयन किया जाता है, अन्य तरीकों के अंतर्गत हड़ताल, धरने, हस्ताक्षर अभियान और आंदोलन किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी भागीदारी को निश्चित करती हैं। अब हम ये देख लेते हैं बच्चों कि आप इसमें मीडिया का एक उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो किससे संबंधित है। ये बच्चों मीडिया के द्वारा सरकार की आलोचना की गई है, यानी कि पत्रकारों ने अखबारों में सरकार की जो गलत बातें हैं, जो न्याय संगत नहीं है, उनको छापा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार्टून बना हुआ है और ये जो कार्टून बनाते हैं, कार्टूनिस्ट जो कार्टून बनाने वाले होते हैं, वो अलग अलग तरीके के कार्टून से सरकार की आलोचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक कार्टून बना हुआ है जिसमें बहुत लंबी पानी की लाइन लगी हुई है, यानी पानी के बर्तन रखे हुए हैं और फिर भी नेताजी क्या कह रहे हैं? हाल बुरा नहीं है, जरूर पास किसी गांव में पानी आ रहा होगा। यानी कि ये व्यंग है कि नेता के द्वारा ऐसी बातों को देख के ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, किसी न किसी गांव में तो पानी आ रहा ही होगा। तो ऐसे कार्टून बच्चों आप अखबार में जब भी देखेंगे तो कोने पे आपको ऐसे कार्टून मिलेंगे। आप अखबार को पढ़ते वक्त उस कार्टून को जरूर पढ़ें ताकि आपको पता चलेगा कि ये कार्टून किसकी आलोचना की गई है। ऐसे कार्टूनों से सरकार की आलोचना करने में भी क्या होता है, एक तरीके से उसकी दबाव होता है, सरकार पर दबाव पड़ता है ऐसी चीज़ों से जब उनके प्रति आलोचना की जाती है। तो ऐसे कार्टून आप देख सकते हैं। बाकी और देख सकते हैं संपादक के नाम पर चिट्ठी। तो ये जो चिट्ठी है, पोस्टरों पर लगे रोक, ये भी सरकार की एक बात है कि जब चुनाव होते हैं तो पूरी दीवारों को गंदा कर दिया जाता है पोस्टर लगा लगा के, है ना। तो ये भी अखबार में एक न्यूज़ छापी है, एक समाचार छापा है अखबार वालों ने कि ऐसे पोस्टरों पर रोक लगाई जाए। क्योंकि ये सरकार की गलत नीति है, इससे जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं वो गंदे हो रहे हैं। दूसरी आप एक दूसरा न्यूज़ देख सकते हैं कार्रवाई। इसमें यह बताया गया है कि बाघों की जो संख्या है, बाघ होते हैं
हमारे पशु अभयारण्य जो होते हैं उनमें बाघों की संख्या लगातार घट रही है और इसके लिए सरकार कार्य क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसी एक न्यूज़ बनाई गई है अखबार वालों ने। यहाँ पर देख सकते हो, सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे, यानी ये भी सरकार के लिए कहा जा रहा है कि जो भी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, जिनके घर उजड़ गए, जिनको स्वास्थ्य हानि हुई है, यानी कि स्वास्थ्य उनका खराब हो गया, तो ऐसे लोगों को मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाए। तो इस पूरे चित्र से जो कि अखबारों के हैं, इनसे आप समझ गए होंगे कि कैसे मीडिया भी सरकार पर दबाव बनाता है, मीडिया भी लोगों की बात सरकार तक पहुंचाता है। कुछ अन्य उदाहरण अगर हम देखें जो कि जनता की भागीदारी से संबंधित है, यानी कि किस तरीके से जनता ने सरकार पर दबाव बना, तो उसके लिए बच्चों ये यहाँ पर एक उदाहरण है, अगस्त 2005 का उदाहरण है। और अगस्त 2005 में एक राज्य में एक जगह पर जो बिजली के बिल है, यानी कि जो बिजली की दर थी वो बढ़ा दी गई सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा बिजली की दर मतलब जो यूनिट का पैसा अपन देते हैं, जो अपने मीटर में यूनिट आती है, उस यूनिट का हम पैसा देते हैं, उस यूनिट का पैसा सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया 2005 में अगस्त में। जब पैसा बढ़ा दिया गया तो होगा क्या बच्चों, हमारे जो भी बिजली के बिल आएंगे वो अधिक आएंगे, यानी बहुत बिल का जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा आने लगा। तो जो आम लोग थे उनका ये मानना था कि भाई हम इतनी बिजली काम में नहीं लेते जितने कि हमारे बिल आ जाता है, हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ऐसे में आंदोलन हुआ। आंदोलन होने पे क्या हुआ बच्चों, लोगों ने विरोध किया, इकट्ठे होकर जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। हस्ताक्षर अभियान का मतलब सभी लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए कि हम सरकार के विरोध में हैं, तो ये हस्ताक्षर अभियान किए, धरने दिए। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव पड़ा। वहाँ पर जो भी मंत्री थे जो कि बिजली के कार्य संभालते थे, उनके ऊपर जब दबाव पड़ा तो सरकार ने लोगों से बात की, वार्ता की। वार्ता करने के बाद में क्या हुआ, लोगों को समझाने का प्रयास किया, अलग अलग तर्क दिए कि भाई बिजली हमारे पास महंगी आ रही है, या जो भी तर्क दिए, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। और अंत में क्या किया गया, जो बिजली की दर थी वो पुनः से उसी दर पर लाई गई, कम कर दी गई। और इस तरीके से, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जनता अपने कार्यों के लिए सरकार में कैसे भागीदारी निभाती है, कैसे सरकार पर दबाव बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिजली पानी के लिए आंदोलन जो हो रहा है, उसके आप पेपर की कटिंग यानी अखबार के जो चित्र देख सकते हो कि किस तरीके से लोग धरना देते हैं, आंदोलन निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से लोगों ने जो चीज़ें लेके धरने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कुछ दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, आंदोलन द्वारा अधिकारों की मांग। इसमें क्या होता है बच्चों, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सभी लोगों की भागीदारी होती है लोकतंत्र में, लेकिन यह सही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस भागीदारी से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग कौन से होते हैं, जो समाज के निम्न तबके के कहलाते हैं, यानी कि या तो वो गरीब हों, या जाति के आधार पर उनकी अवहेलना हुई हो, या धर्म के आधार पर उनकी संख्या कम हो, या महिला होने के आधार पर उनकी संख्या कम हो। तो वो लोग क्या होते हैं, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाते। और जब वो ऐसी भागीदारी नहीं निभा पाते तो क्या होता है, उनके जो अधिकार होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, उनको मिल नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो लोग अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन करते हैं। तो ये आंदोलन भी लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व माना जाता है। और इसमें जो समाज के समूह होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है या जिनको समाज के अवहेलना की जाती है, उन समुदायों के द्वारा ऐसे आंदोलन किए जाते हैं, जिसमें जातिगत वर्ग आ जाते हैं जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर देते हैं, महिला वर्ग आ जाते हैं जो शिक्षा के लिए या अपने नौकरी पेशा में या कोई ऐसे कानून के लिए वो आंदोलन कर देती हैं। कुछ ऐसे जनजातीय लोग आ जाते हैं, वनवासी आ जाते हैं, जो अपने ज़मीन को, अपने वनों को वापस से प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर देते हैं। तो इस आंदोलन से भी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है और इसमें भी सरकार में भागीदारी हो जाती है किनकी, आम लोगों की सोच विचार की, यानी कि लोग, जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, जनता की मांग क्या है, इन आंदोलनों से ये बात पता चल जाती है। तो इससे भी सरकार इनके लिए कार्य करती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। अतः आंदोलनों द्वारा अपने अधिकारों की मांग की जाती है। जैसे दलितों द्वारा
अल्पसंख्यकों के द्वारा, जनजातियों द्वारा, महिलाओं द्वारा व अन्य लोगों की भागीदारी के लिए अक्सर आंदोलन किए जाते हैं। लोगों की सजगता और देश को चलाने वाली व्यवस्था के हर पहलू में रुचि लेना ही देश की सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत बनाती हैं। ये बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि हम सभी लोगों को सजग होना जरूरी है, अपनी सरकार के प्रति जागरूक होना। सजगता का मतलब क्या होगा कि हमने लोगों को चुन लिया, नेता बना दिया, वो सरकार में चले गए, लेकिन क्या वो लोग हमारे लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आपने आपके गाँव के सरपंच को चुना है, ठीक है, आपने अपने क्षेत्र के विधायक को चुना है, तो क्या वो विधायक, क्या वो सरपंच, वो पंच आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, आपकी मांगों को मान रहे हैं कि नहीं, वो विकास कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी को सजगता कहते हैं, इसी को जागरूकता कहते हैं। और ये सब हमें कैसे मिलेगी? जब हम उन लोगों से जुड़े हुए होंगे, उनके कार्यों के बारे में पता करेंगे, अखबारों से जुड़े हुए होंगे, हमारे पूरे गांव के शहर के बारे में जानते होंगे, तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमारी सरकार के द्वारा, हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा कितना कार्य किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं बच्चों, वो इसी ऐसे ही लोगों के आंदोलनों से संबंधित है, जहाँ पर जातिगत किसान और मजदूर आंदोलनों का जिक्र किया गया है। तो ये पूरा जो हमारा ये भाग है, जो इस अध्याय का दूसरा भाग, ये पूरा यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। और इसके आगे वाले भाग में हम जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो किस तरीके से समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना करती है, सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं जो समाज के विवादों को दूर कर सकते हैं, या ऐसे कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे हमारे समाज में न्याय की और लोगों में समानता की स्थापना हो सकती है, ये हम अगले भागों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।